दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है विनायक डिजिटल सर्विसेज में। आज बात करते हैं शेयर मार्केट का। शेयर मार्केट में आज सुबह से ही कंसोलिडेट पीरियड में रहा। लगभग 3 दिन हो गया। मार्केट में ज़्यादा उथल पुथल नहीं हो रहे हैं। बस 0 पॉइंट कुछ परसेंट बढ़ता है और 0 पॉइंट कुछ परसेंट गिर जाता है। चाहे हम बात करें निफ्टी बैंक की या निफ्टी की, दोनों के शेयरों में वैसे ही स्थिति हो रही है। तो ऐसी स्थिति में मार्केट में ट्रेडर हो चाहे रिटेलर हो, दोनों का कमाई नहीं हो पाता। और बात करते हैं अभी आईपीओ जो जारी हुआ है आज के डेट में। कौन सा आईपीओ है? बजाज हाउसिंग फाइनेंस। बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ के रिव्यू के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और उसके बारे में कैसे टाइप का आईपीओ आता है और कैसे उसका डिटेल रहता है, उसके बारे में आज हम उस वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आज हमने बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ के बारे में चर्चा करेंगे जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अंतर्गत आएगा। और इस चर्चा के पहले कल हमने आईपीओ के बारे में चर्चा किया था। आईपीओ क्या होता है और आईपीओ कैसे जारी होता है, इसके बारे में पिछले कल की वीडियो में आप देख सकते हैं। मैं सामान्य तौर पर एक बार और रिव्यू करना चाहता हूं कि आईपीओ जो है वो उसका फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो इस ऑफर के अंतर्गत जो प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होने के लिए वो आईपीओ जारी करता है। जो पिछले तक से आईपीओ प्राइवेट कंपनी था, अब वो लिस्टिंग होने के बाद वो सार्वजनिक कंपनी हो जाता है, पब्लिक कंपनी हो जाता है। तो जो शेयर जारी करता है कंपनियां, तो उसके बदले में शेयर मार्केट से पैसा उठा लेता है और बदले में निवेशकों को, ट्रेडर को और जो भी उसमें ट्रेड करते हैं, चाहे आप एफआईआई या डीआईआई या अदरवाइज आपका फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर और रिटेलर लोग, सभी लोग उनके शेयर को खरीदते हैं और उसके बाद वो प्रीमियम पर प्रीमियम ऊपर नीचे होता रहता है। तो आईपीओ आने के बाद बहुत सारे लोग उस शेयर में निवेश करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं आज का बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ जो पिछले सप्ताह मार्केट में आया है और ये अभी 2 दिन पहले लिस्टिंग हुआ है। 2 दिन पहले 16 मंडे को लिस्टिंग हुआ है। सो दोस्तों इस शेयर में ऐसे क्या खास बात है जिसके कारण उसमें अपर सर्किट लग रहा है। मतलब खरीदने वाले की संख्या काफी ज्यादा है और बेचने वाले की संख्या ना के बराबर है। तो भैया बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, जो बजाज ऑटो है, बजाज क्या बोलता है, 2-3 कंपनियां हैं बजाज का। तो ये बहुत बड़ी कंपनी के अंतर्गत आता है। तो इसको शेयर को लेने के लिए होड़ मचा हुआ है। तो दोस्तों ये जो शेयर आया था वो 14,124, 214 शेयर का 14,124। इसमें आपका एक लॉट में आपको 14,124 रुपए लगाना था मिनिमम इन्वेस्टमेंट, जिसके बदले में आपको 214 शेयर मिलेगा। अब ये मिलना न मिलना ये कहा जाए तो मार्केट के ऊपर निर्भर करता है। अगर ये खरीदने वाला ज्यादा है और खरीदने वाला ज्यादा है तो आपको ये मान के चलो कि एक अनार 100 बीमार वाली बात है। आईपीओ में जो बड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, स्ट्रांग कंपनी है, तो उसका शेयर को खरीदने के लिए लोग पूरा झूम पड़ते हैं। तो इसका मेन मुद्दा की बात यह है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ जो अभी लिस्टिंग हुआ मंडे को 16 तारीख को, तो इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट हम 14,124 रुपये का लगा सकते हैं, जिसमें हमको 214 शेयर मिलेगा। यदि हमारा अलॉटमेंट मिल गया तभी हमको 214 शेयर हमको मिलेगा और हमारे अकाउंट से 14,124 रुपये कट जाएगा। इस अलॉटमेंट को लगाने के लिए हमारे पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों। तो बात करते हैं आगे आईपीओ लिस्टिंग डिटेल के बारे में। आईपीओ लिस्टिंग डिटेल के बारे में बात करते हैं तो इसमें दोस्तों
आईपीओ लिस्टिंग के बारे में बात करें तो उसका इशू प्राइस था 70 रुपये और लिस्टिंग प्राइस हुआ 150 रुपये। मतलब जिसने भी लगाया था पैसा, उसका जिसने भी लगाया था अलॉटमेंट के लिए और उसको अलॉटमेंट मिला, उसका डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में उसका शेयर आया। कितना क्वांटिटी आपको बताया था? 214 क्वांटिटी उसके डीमैट अकाउंट में आ गया, है ना। तो उसको अलॉटमेंट में 114.29% का प्रॉफिट हुआ है। मतलब डबल से भी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। 70 रुपये का शेयर लिया था और उनका पैसा जो हुआ 80 रुपये के आसपास, 80 रुपये। तो ये 150 रुपये के आसपास में कल लिस्टिंग हुआ, बहुत बेहतरीन। और मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, आज भी देखा हूँ मैंने कि इसमें अपर सर्किट लगा है। 150 रुपये का जो लिस्टिंग हुआ था उसमें आपका 182 रुपये के आसपास में अपर सर्किट लगा हुआ था। नया आईपीओ में सब्सिडायरी कंपनी अगर लाती है तो उसके आईपीओ बढ़ने का चांस काफी रहता है, ऐसा मेरी सोच है। गलत भी हो सकता हूँ, मैं नास्ते द्रमन नहीं हूँ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आईपीओ के बारे में बात कर रहे थे, आईपीओ डिटेल्स। मैं इसी बारे में आपको जानकारी दे रहा था कि आईपीओ का बिडिंग डेट जो होता है वो 9 से 11 3 दिन होता है। 9, 10, 11 3 दिन का बिडिंग डेट होता है। इसमें आप अच्छी कंपनी का जैसे वो है शेयर है तो उसमें आप इस 3 दिन के भीतर बिडिंग लगा सकते हैं। मतलब उसको अलॉटमेंट मिलने के लिए आप उसको खरीदने के लिए डाल सकते हो। जब आपको शेयर मिलेगा तभी आपका बैंक से अकाउंट से पैसा कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। और ये होता है जो बिडिंग होता है वो अकाउंट से होता है, ठीक है दोस्तों। और बात करें तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका 14,124 रुपये लगेगा और प्राइस रेंज जो है 66 रुपये से 70 रुपये। लेकिन हम मानकर चलते हैं इसको 70 रुपये के रेंज में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 70 रुपये के रेंज में मानकर चलते हैं। और लॉट साइज था, एक लॉट में 214 शेयर आता है। 214 गुणी 70 करेंगे तो 14,124 रुपये, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो टोटल शेयर का जो टोटल इशू साइज था वो 6,560 करोड़ का है। और ये है RHP PDF जो मैं आपको देखने के लिए मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा इसको, जहां पर आप आसानी से देख सकते हैं। इसमें आईपीओ के उस कंपनी का डिटेल लिखा रहेगा और इसको आप उसके पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल जानकारी को आप आसानी से इस DRHP, यहाँ पर RHP भी बोले जाते हैं और DRHP भी बोले जाते हैं, तो इसका डिटेल पूरा आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एप्लीकेशन डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। एप्लीकेशन डिटेल्स, जब भी आप आईपीओ लगाएंगे तो ब्रोकर के अकाउंट में सामने ब्रोकर के एप्लीकेशन में आईपीओ का एक ऑप्शन रहता है। वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं कि कौन कौन से आईपीओ अभी आया हुआ है वर्तमान में और उसका बिडिंग डेट क्या है, उसका प्राइस क्या है, मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज, और लॉट साइज क्या है और अधिकतम कितना रुपए उसमें लगा सकते हैं एक लॉट में। वैसे तो जो लॉट साइज है और प्राइस के बारे में बात करूं तो 14 से 15 हज़ार के बीच में आता है। अपना जो आईपीओ आता है वो एक लॉट में 14 से 15 हज़ार के बीच में आता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फॉर बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ एलिजिबल इन्वेस्टर कैन अप्लाई एज रेगुलर एम्प्लॉय एंड शेयर होल्डर, है ना। तो इसमें आपसे बता रहे हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ लाया है, वो योग्य है इन्वेस्टर के लिए और रेगुलर इन्वेस्टर के लिए और एम्प्लॉय के लिए, जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी है और शेयर होल्डर्स के लिए भी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर अप्लाई रेगुलर जो कि होता है हम और आप रिटेलर लोगों के लिए 66 से 70 का रेंज प्राइस है, जहां पर 70 रुपये अधिकतम है, यहाँ पर लगा सकते हैं, यहीं पर मिलेगा हमको लॉट से जो मिलेगा। तो और बात करें हम 2 लाख तक से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हमारे और आपके जैसे रिटेलर लोग
इसमें अधिकतम 2 लाख तक से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात करूं मिनिमम तो 14,000 कुछ रुपए है, मैंने ऊपर दिखाया हूं आपको, उतना एक लॉट में 14,000 कुछ रुपए आपको इसमें लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद है यहाँ पर अप्लाई फॉर एम्प्लाई के बारे में भी इसके लिए प्रावधान रखा गया है। जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में यहाँ पर जो बजाज हाउसिंग कंपनी में जो कार्य करता है ना, उन लोगों के लिए 60 से 70 रुपये लगेगा पर शेयर। और वो अधिकतम 5 लाख तक से अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए है ये? उन्हीं का एम्प्लॉय लोगों के लिए है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अप्लाई एज शेयर होल्डर मैं आपको बताया हूँ, हमारे और आपके जैसे। ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं अप्लाई एज हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जिनका पूंजी करोड़ों में है, उन लोगों के लिए ये लगा सकते हैं। उनको भी 70 रुपये में मिलेगा, उनको भी जो लगाएगा उनको भी 70 रुपये मिलेगा। और वो मिनिमम, जैसे हम मिनिमम 14,000 के आसपास लगा सकते हैं आईपीओ में, तो वो मिनिमम 2 लाख से लेकर के 5 लाख के बीच में, ये थोड़ा से 2 लाख से लेकर के, ये 2 लाख कहाँ पर है, 2 लाख, ये 2 लाख से लेकर के 5 लाख के बीच में लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद यहाँ पर सब्सक्रिप्शन रेट जो 11 तारीख के डेट तक से यहाँ पर दिखा रहा था, मैं उसको स्क्रीनशॉट नहीं लिया हूँ, आप जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं। और एक्सचेंज रिस्क भी देख सकते हैं आप। अबाउट कंपनी के बारे में हम नीचे जानकारी लेंगे। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है वो 165 रुपये के दर से आज दिखाई दे रहे हैं। और अप्लाई एज एम्प्लॉय के बारे में बात किया है अभी, वही जानकारी है ये। और सब्सक्रिप्शन रेट, जो शेयर जो है जो 3 दिन तक से उसमें बिडिंग चलता है, तो 3 दिन तक से उसमें बिडिंग चलता है, तो उसमें हम बात करते हैं क्वालिफाइड इन्वेस्टर, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, जो कि 11 तारीख को 5 बजे के आसपास, 5 बजे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल है जो 209.36 गुना अप्लाई कर चुका था। और नॉन इंस्टीट्यूशनल जो है, नॉन इंस्टीट्यूशनल 41.37 गुना वो कर चुका था, अप्लाई कर चुका था। और बात करें हमारे और आपकी तरह रिटेल इन्वेस्टर जो है 6.81 गुना इसमें अप्लाई कर चुका है। और उसके बाद आता है कंपनी में कार्य करने वाले एम्प्लॉय, उसके लिए भी प्रावधान रखा गया था। जो वहाँ के कर्मचारी लोग 1.94x गुना अप्लाई किया गया है इसमें। और शेयर होल्डर्स का भी है, यहाँ पर दिखाया है जो ऊपर बताया हूँ मैं, 17.32 गुना अप्लाई हुआ है। और इसमें टोटल अगर मैं बात करूँ तो 63.46 गुना इसमें अप्लाई हुआ है। मतलब एक अनार 100 बीमार। इसमें अप्लाई जरूर हुआ है, लेकिन सभी को शेयर मिलने की संभावना नहीं होती है। क्या है, अगर 10 व्यक्ति है, अगर इसने 10 लोग अप्लाई किया है, तो प्रत्येक व्यक्ति को एक शेयर मिलेगा। लेकिन यहाँ हम बात करते हैं 10 शेयर है और अप्लाई करने वाले की संख्या 100 है, तो हमको 0.1% चांस रहेगा मिलने का। क्योंकि 10 शेयर है और 100 व्यक्ति इसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि हमको मिल जाए। उसमें से 0.10% व्यक्ति के पास शेयर जाने की संभावना है। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद बात करते हैं अबाउट द
कंपनी के बारे में आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या बोलता है कंपनी और क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। ये जो कंपनी है, ये फाउंडेंट जो कंपनी है ये 2008 में बिलोंग हुआ और इसका मैनेजिंग जो डायरेक्टर है वो है अतुल जैन। और बात करें हूँ तो बजाज फाइनेंस का जो है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस इज ए नॉन डिपॉजिट ट्रैकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रजिस्टर्ड विद द नेशनल हाउसिंग बैंक NHB सिंस सितंबर 24, 2015। The company began its mortgage lending business in financial year 18 since September 30, 2022. It has been classified with the Reserve Bank of India. इसको आप आराम से डिटेल पढ़ सकते हो। ये कंपनी का डिटेल है पूरा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो कल के डेट में 165 रुपये के रेट में चल रहा था। और स्ट्रेंथ रिस्क फाइनेंशियल, इसमें फाइनेंशियल के बारे में अगर बात करें तो रिवेन्यू, कंपनी जो है रिवेन्यू जनरेट किया है, इसके बारे में ये महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। रिवेन्यू, कमाई कितना किया है, कंपनी जो है वो कमाई कितना किया है उसके बारे में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कमाई की बात करें तो इसमें 3 साल का दिया हुआ है, 2022, 2023, 2024। क्या है, कोई भी कंपनी जब अपना IPO लेकर आते हैं तो सेबी को पूरा डिटेल बताना पड़ता है, आम पब्लिक को पूरा डिटेल बताना पड़ता है ना। इस कंपनी का जो कमाई कितना हो रहा है, नुकसान कितना हो रहा है ना, उसका राजस्व कितना आ रहा है, कंपनी क्या करती है, कंपनी का IPO कितना में आ रहा है, उसका प्राइस बैंड क्या है और उसमें बिडिंग कब से कब स्टार्ट है, ये सारी चीज़ एक बार बताना पड़ता है कंपनी को। तो 22 की बात करें तो 3,481 करोड़ कमाई है, रेवेन्यू है। और 23 की बात करें तो 5,270 करोड़। और अभी वर्तमान में अभी जो करंट ईयर चल रहा है तो इसमें ये 7,202.36 करोड़ इतना का कमाई कर चुका है ये कंपनी। तो इसमें आप आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, IPO रिव्यू के बाद आप बात करते हैं आज के मार्केट की स्थिति। आज मार्केट कैसे छकाया और कैसे गिरा, इसके बारे में आज के मार्केट की चर्चा करते हैं। और समीक्षा में आप देख सकते हैं कि आज मार्केट कैसे से कैसे और कहां पर चला, है ना। तो ये मॉर्निंग में गैप अप ओपनिंग हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हो गैप अप ओपनिंग हुआ, कल के प्राइस से ऊपर ही ओपनिंग हुआ। उसके बाद ऊपर चढ़ते गया, गिरता गया, चढ़ता गया, गिरता गया, मतलब धीरे धीरे बढ़ता गया, गिरता गया, धीरे धीरे चलता जाओ और जय माता दी कहता जाओ। और इस प्रकार से ये 12:30 के आसपास हाई बनाया और उसके बाद हाई बनाने के बाद ये गिरना चालू हुआ तो लास्ट तक मार्केट तक गिरता रहा। ये रहा आज की स्थिति। और इसमें ये कंसोलिडेट था, पूरा कंसोलिडेट था कल भी और आज भी। बात करूं मैं आज यहाँ पर बात करें तो कल का प्रीवियस था 25,383.75 में बंद हुआ था मार्केट। और आज ओपनिंग हुआ यहाँ पर 25,416, मतलब गैप अप, हल्का गैप अप ओपनिंग में हुआ, मतलब 400 से ऊपर में। और उसके बाद मार्केट यहाँ 25,352 नीचे बनाया, बॉटम बनाया। और उसके बाद यहाँ पर 25,441 हाई बनाया। ठीक है, इस प्रकार से मार्केट में उथल पुथल होकर के जहाँ पर चालू हुआ था, जहाँ पर ओपन हुआ था मार्केट, ये ओपन हुआ था मार्केट, वहीं जाकर के ये मार्केट क्लोज हो गया। है ना। तो 9 दिन चले 2.5 कोस, यही सिस्टम चल रहा है। 4 दिन हो गया, मार्केट पूरा कंसोलिडेट पर रेट में है। आपको क्या लगता है, मार्केट ऊपर हाई बनाएगा या यहीं से रिवर्स होना चालू हो जाएगा? बिल्कुल कमेंट में बताइए। हर एक कमेंट को पढ़ता हूं दोस्तों, हर एक कमेंट को पढ़ता हूं मैं और उसका जवाब देने की बिल्कुल कोशिश करता हूं मैं। तो दोस्तों आप कमेंट में बताइएगा
कि मार्केट अब क्या स्थिति में चला गया है। वो कंसोलिडेटेड पीरियड में है तो वो ऊपर की ओर चला जाएगा या नीचे गिरेगा, आप जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद बात करते हैं आज सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले शेयरों के बारे में। आज सबसे ज़्यादा शेयर बढ़ा हुआ था हीरो मोटर्स। हीरो मोटर्स लगभग 3% से ऊपर बढ़ा था। और उसके बाद है बजाज ऑटो जो है आपका बजाज कंपनी का ही है, ये भी अभी बजाज हाउसिंग फाइनेंस आया था उसी का भाई है ये, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 2.25% के आसपास बढ़ा है आज बजाज ऑटो फाइनेंस। और आगे हम बात करें तो भारतीय एयरटेल में भी आज कल भी बढ़ा तो हुआ था और आज भी बढ़त हुआ है, 1.5% से ऊपर बढ़ा हुआ है। और एनटीपीसी की बात करें, एनटीपीसी में लगभग 100% के आसपास आज बढ़त दिखाई दिया है। और लास्ट में महिंद्रा एंड महिंद्रा आता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी आज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने के बाद 1.1% में बढ़त दिखाई दिया। ठीक है, अब बात करते हैं 5 जो हाईएस्ट लूजर है, जो काफ़ी गिरा हुआ है आज के डेट में, उसके बारे में बात करते हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ वो निफ्टी 50 का शेयर के बारे में है। निफ्टी 50 शेयर में जो गिरा हुआ है उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पर तो निफ्टी 100 भी है, निफ्टी 500 भी है ना, निफ्टी 2250 भी है ना। तो मैं जो बात करता हूँ वो निफ्टी 50 के ही बारे में बात करता हूँ। बाकी शेयरों को उथल पुथल से उसको मैं इसमें शो नहीं करता। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हो टाटा मोटर्स, ये टाटा मोटर्स जो लगभग 1.5% के लपेटे में गिरा हुआ है। और आइसर मोटर्स जो 1% का गिरा हुआ है। और बात करें अदानी भी आज लगभग 1% के आसपास में गिरा हुआ है। कोल इंडिया गिरा हुआ है। और उसके बाद लास्ट में है टाटा स्टील भी 0.90 1% के लपेटा में गिरा हुआ है ना दोस्तों। तो इसके बाद इस निफ्टी की समीक्षा करने के बाद अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। आगे हमारे पास बैंक निफ्टी आपको दिखाई दे रहा है 52,188, कहाँ हाई बना हुआ था, अब गिर करके इतना। और अभी कंसोलिडेट का पीरियड चल रहा है, लगभग 4 दिन हो गया, इसका भी यही स्थिति बना हुआ है। जहाँ पर मार्केट खुलता है वहीं पर बंद होता है ना। तो इसमें एक बार देखते हैं मार्केट समीक्षा में। आप देख सकते हो मार्केट जो है अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग हुआ था, 100 पॉइंट ऊपर ओपनिंग हुआ था, है ना, निफ्टी बैंक में। और ये ओपनिंग हुआ, कल का क्लोजिंग था ये 52,153 और ओपनिंग हुआ 52,249, मतलब 100 पॉइंट के आसपास का ये हुआ, ओपनिंग हुआ। और उसके बाद मार्केट में आज का हाल ये रहा कि ये 52,085 का लो बनाया और हाई बनाया 52,284 का। और उसके बाद मार्केट जहां था वहीं पर फिर वापस आ गया। ये आपको दिखा रहा हूं मैं चार्ट को आप आसानी से देख सकते हैं। ये यहाँ पर मॉर्निंग में ही हाई बना लिया था, ये सुबह ही मार्केट खुलते ही हाई बना लिया। उसके बाद हाई बनाने के बाद एकदम से नीचे गिरा और नीचे गिरने के बाद थोड़ा से चल करके ये बॉटम बना लिया। यहाँ पर एक मिनट दोस्तों, ये बॉटम बना लिया और बॉटम बनाने के बाद फिर ऊपर चढ़ा। उसके बाद दिन भर कंसोलिडेट पीरियड में रहा और जाते जाते मार्केट नीचे की ओर गिर गया। मतलब जहां आया था, है ना, वहीं पर जाकर के ये गिर गया। सो इस प्रकार से आज के निफ्टी बैंक के शेयरों में जो बढ़ोतरी हुआ है, सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला शेयर में है बंधन बैंक, हमारा प्यारा बैंक बंधन बैंक। और ये है 100% के आसपास में बढ़ा हुआ है। दूसरा है कोटक बैंक का बॉटम आउट हंटिंग हो गया है, ये आगे की ओर धीरे धीरे बढ़त की ओर दिखाई दे रहा है। और बंधन में बढ़त की ओर चार्ट को देखा तो इस बढ़त की ओर दिखाई दे रहा है। ये नीचे से
ऊपर की ओर जाने के लिए तैयार है। और उसके बाद आईसीआई बैंक, ये भी आधा % के आसपास बढ़ा हुआ है। और उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा में भी लगभग 0.15%। मतलब आज मार्केट में कोई दमखम नहीं था। ये ले एक्सिस बैंक ये टॉप गेनर में है, टॉप गेनर 5 में 0.09। आप समझ सकते हो कि मार्केट की स्थिति क्या है। पूरा कंसोलिडेट पीरियड में आ गया है। आपको क्या लगता है, मार्केट क्या लगता है, ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? आप बिल्कुल कमेंट में जवाब दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और आइए बात करते हैं आगे सबसे ज़्यादा गिरने वाले बैंकों शेयर में। ये रहा आपका पंजाब नेशनल बैंक, जो 2.5% के लपेटे में गिरा हुआ है। और आईडीएफसी बैंक, जो आधा % के आसपास लपेटे में गिरा हुआ है। और बात करूं मैं आगे एसबीआई के शेयरों में भी देख रहा हूं मैं, तो लगातार गिरावट जारी हुआ है। ये भी आधा % के आसपास में गिरा हुआ है। और इंडसइंड बैंक, जो लगभग 25% गिरा, 0.26% गिरा हुआ है। और उसके बाद है फेडरल बैंक में यहाँ पर 0.19% गिरा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से बढ़ने और गिरने वाले शेयरों के बारे में चर्चा किया, समीक्षा किया। और बात करते हैं आगे मार्केट की हाल की स्थिति में। तो मार्केट अभी कंसोलिडेट पीरियड में दिखाई दे रहा है मेरे को, और ये आने वाले मंथ में बढ़ने की संभावना ज़्यादा लग रहा है। आपको क्या लग रहा है, बिल्कुल बताइएगा। और इस प्रकार से वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाकर डेली लाते रहेंगे। हमारा कोशिश रहेगा कि डेली एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाएंगे। और कल एक नया अध्याय लेकर के और आएंगे। और दोस्तों, हमारे वीडियो को जरूर अपने दोस्त लोगों के पास शेयर कीजिएगा। और साथ ही सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। यह वीडियो देखने वाले व्यक्ति ध्यान दें। डिस्क्लेमर: शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं वीडियो निर्माता सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मेरी तरफ से बेस्ट एजुकेशन जानकारी प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% नहीं होता है। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए समझा जावे तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहूंगा। धन्यवाद।